बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से क्या ख़बरें हैं और गुज़श्ता कुछ दिनों से जो सियासी लड़ाई जारी है क्या सूरत इख्तियार कर रही है? देखें, सियासी लड़ाई जिन प्लेयर्स की सियासी लड़ाई की हम बात कर रहे हैं ना, ये लड़ाई गुज़श्ता चंद दिनों से तो नहीं जारी ना, ये तो 2011 से जारी है। अच्छा। 30 अक्टूबर 2011 से, टू बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन इसको थोड़ा सा नई सूरत जो इसकी अभी समझने के लिए देखें, 2022 में जो हुआ ना, इमरान खान का अनसेरेमोनियल आउस्टर पावर से, जिस तरीके से इक़्तिदार से उनको गैंगअप होके उन तमाम सियासतदानों ने जिनके बारे में एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे जब मैं इनके खिलाफ एक्शन लूँगा, बिल्कुल उन सब ने, जिनका कुछ भी आपस में नहीं मिलता, लड़ाई है जिनकी आपस में, इमरान खान के साथ लड़ाई की वजह से वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने इमरान खान को निकाल दिया। वो एक बहुत बड़ा सियासी ज़लज़ला था। और आपको पता है कि जब ज़लज़ला आता है ना तो सुनामी भी आता है। सही। वो तहरीक इंसाफ के सुनामी की बात नहीं कर रहा मैं जी, लेकिन मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ कि जब ज़लज़ला आता है, ज़मीन में इरताश पैदा होता है, तो सुनामी की कई कई 100 फुट बुलंद लहरें बुलंद होती हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के ज़लज़लों में से एक बड़ा ज़लज़ला था और सुनामी फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर टकराता है। सही। तो वो जो सुनामी जिसका आगाज़ 2022 में मार्च के महीने में हुआ था और अब वो टकराने वाला है शहर इक़्तिदार से। सही। और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि देखें, जब खुदा न खास्ता कहीं बम धमाका होता है ना जी, तो उसका जो शौक होता है, उसमें जो गर्दो गुबार से, धुएं से फ़िज़ा भर जाती है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती किसका कितना नुकसान हुआ है, कौन खुदा न खास्ता इस दुनिया से रुखसत हो गया, कौन ज़ख्मी हो गया, किसका कितना माल तबाह हो गया, किसकी गाड़ी तबाह हो गई, किसका मोटरसाइकिल, किसकी दुकान, किसका क्या तबाह हो गया। वो जब धुंध छटती है, जब वो गुबार बैठता है, फिर आप टटोलते हैं चीज़ों को, उसका आपको तब अंदाज़ा होता है कि कितना नुकसान हो गया। सही। नुकसान तो हो रहा है पाकिस्तान का, कितना होगा, दो तीन चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो बड़ा दावा जो है वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एक नहायत करीबी सहाफ़ी की तरफ से किया गया। हेलीकॉप्टर ग्रुप वाले, चलें आप ये टर्म इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो शबाज कैंप के साथ, देखिए वहाँ पे नून लीग के अंदर भी वो फिर वो तकसीम है कैंप, बिल्कुल ऐसा। एक लंदन कैंप और एक ये इधर वाला कैंप था ना, तो वो लंदन कैंप वाले उनके ज़्यादा करीब है, मियाँ साहब के ज़्यादा करीब है। वो मियाँ साहब को पाकिस्तान की तारीख़ का या दुनिया की सियासत की तारीख़ का सबसे बड़ा लीडर भी समझते हैं। उन्होंने जो दावा किया है वो दावा, और ऐन उस वक्त जब मियाँ साहब के केस लगने वाले हैं और मियाँ साहब को वो एक लॉन्ड्री में धोने का तासुर मौजूद है, उस वक्त वो ये दावा कर रहे हैं। और कितनी अनफॉर्चुनेट रियलिटीज़ से पाकिस्तान गुज़रा है, उसके हवाले से वो थोड़ी सी रोशनी डालता है जो उनका दावा है। लेकिन आगाज़ में बात कर लेता हूँ जो बंद कमरों वाली लड़ाई है। देखें, कुछ चीज़ें अभी जो एग्जैक्टली हो रहा है बिलावल और आसिफ अली जरदारी के दरमियान, वो नूरा कुश्ती है, वो गुड कॉप एंड बैड कॉप है, या असल लड़ाई है, इससे हटके मैं आपको कुछ फैक्ट्स रख देता हूँ। 2013 की कैंपेन में किसी को याद हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ थे? ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने कोई 1-2 ऑनलाइन खिताब किए थे सिर्फ जलसों से? चेयरमैन थे ना पार्टी के, लॉन्च तो वो हो चुके थे। सही। तो उनके खिताब नहीं हुए थे। क्या उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी? अभी वो उर्दू खैर अभी भी उनकी थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता। उस वक्त क्या उनकी तकरीर का इतना मसला था? वो एक दरमियान में, ज़ाहिर है कि अभी भी लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हैं, सियासतदान करते हैं, ज़ाहिर है कि लैंग्वेज आप अंग्रेज़ी में करवा लें तो बहुत अच्छी तकरीर कर लेंगे, फ्लॉलेस कर लेंगे। तो ज़बान इज़ नॉट द क्राइटेरिया। हमारे यहाँ वैसे भी तो आसान सी बात है ना, जिसका रंग गोरा हो उसे खूबसूरत समझते हैं, जो अंग्रेज़ी बोलता है उसे अक्लमंद समझते हैं। पढ़ा लिखा। हालांकि ना अक्लमंदी का ताल्लुक अंग्रेज़ी ज़बान से नहीं होता, ना खूबसूरती का ताल्लुक जो है वो सिर्फ रंग से है, उसके लिए दीगर लवाजमात चाहिए होते हैं। तो वो उस वक्त हुआ ये था, और ये मैं ज़ाहिर है कि ये बात आपको ऑन द रिकॉर्ड तो कोई नहीं कहेगा, ये मल्टीपल सोर्सेज की कंफर्मेशन के साथ आपको बता रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की अपनी फूफो फरियाल तालपुर साहिबा से और अपने वालिद साहब से लड़ाई हुई। सही।
और वो इलेक्शन कैंपेन शैम्पेन छोड़ के चले गए थे। और फिर उन्हें कैसे राज़ी किया गया, क्या किया गया, ये एक लंबी कहानी है। अभी इस वक्त हो ये रहा है, आप ये सोचिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इन इलेक्शन से पहले 8 फरवरी से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले कहे कि मियां नवाज शरीफ एक बेहतरीन सियासतदान है, उसे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होना चाहिए, मैं उसकी हर बात से इत्तफाक करता हूँ, मियां नवाज शरीफ जनाब बहुत ज़बरदस्त आदमी है, तो आप सोचें कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। जब जिस मुल्क को आप अपना दुश्मन कहते हैं, वो जब आपके मुल्क में किसी की तारीफ़ करेगा तो आप उसको बुरा समझने लग जाएंगे। बड़ी दिलचस्प बात हुई है, जो जरदारी साहब की तारीफ़ें नून लीग कर रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी को निशाना बनाया हुआ है, यानी कि बेटे की छितरौल कर रहे हैं वो हर टॉक शो में, बयानात में, और बाप की तारीफ़ें कर रहे हैं कि बाप से तो बेहतरीन कोई नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो सारे एलिगेशंस हैं इनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्टेड ला रहे हैं, पलड़ा तराजू का जो है वो झुका हुआ है, नवाज शरीफ नहीं है नवाज शरीफ के लिए जो है फिजा बनाई जा रही है, IJI, वो ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं नौशहरा में उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई। लेकिन बिलावल के साथ साथ जरदारी साहब का बयान देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, जब ये सारा मामला चल रहा था ना हुकूमत वाला, जब हुकूमत जा रही थी PDM की, उस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान हालात कुछ अच्छे नहीं थे। उनकी जो पॉलिसी है ना पॉलिटिकल के कैसे लेके चलना है, उस पर एक शदीद इख्तलाफ है बाप और बेटे में। अच्छा, सो मच सो कि जिस वक्त हुकूमत चली गई 9 अगस्त, उसके बाद के फेयरवेल के बाद के कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ, जरदारी साहब ने कुछ लोगों से पार्टी में ये शिकवा भी किया जो बिलावल के थोड़ा सा करीब हैं कि ये मेरे पास बैठता नहीं, मेरी बात नहीं सुनता। और एक पार्टी के सीनियर रहनुमा ने मुलाकात के लिए मैसेज भेजा आसिफ जरदारी साहब की एक सेक्रेटरी साहिबा को, और उन्होंने जवाब में मैसेज भेजा, उन्होंने लिखा कि मुलाकात के लिए आना है, फ़लाँ को लेकर आना है, और कोई पार्टी में लोगों को शामिल कराना है, या कोई लॉयर्स का कोई इलेक्शन था उसके ऊपर बात करनी है। तो उन्होंने कहा दी हाउस इज़ क्लोज टिल फर्दर ऑर्डर्स। यानी जब आपने वो उस वक्त तो जाहिर थी बात थी कि बहुत सारे मामलात थे जिनके ऊपर आप पोस्ट गवर्नमेंट बैठ के बातें करते हैं अपनी पार्टी के इंपॉर्टेंट लोगों से, और दी हाउस वॉज क्लोज टिल फर्दर ऑर्डर्स। उस वक्त भी एक कशमकश चल रही थी। तो अभी क्या कशमकश चल रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पहले मैं आपको बयान बता देता हूँ जो नौशहरा में उन्होंने कहा, जो उन्होंने गुफ्तगू की। ये एक तो ABN का मैं आपको क्लिप सुनवा देता हूँ, एक ख़बर मेरे सामने मौजूद है, फिर हम आएंगे वो जो दावा किया गया है आमिर अली आसराना साहब की तरफ से। ये पहले ज़रा 40 सेकंड के ऊपर शुरू होगा, ये बिलावल की गुफ्तगू पहले ख़बर है, ख़बर को हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर इलेक्शन के नताइज पहले से तय करना है तो फिर इंतखाबात का 18वीं तरमीम को खत्म करने की भी बात कर रही है। अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस ना हुए तो जो भी हुकूमत बना वो ना मईशत का मसाइल हल कर सकेंगे, वो ना दहशतगर्दी का मसाइल हल कर सकेंगे, वो ना खाजा सतह पे पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर सकेंगे। कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा। मेरा अपील है, मुतालबा है अपने बुजुर्गों से, मुख्तलिफ सियासी जमातों से, अपने मंशूर पे लड़े, अपने सियासी सोच पे लड़े और इंतजामिया के जोर पे इलेक्शन ना लड़े। जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। जो बल्दियाती इलेक्शन से खौफ से डर के मारे भागते थे ना, उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये है बिलावल की टोन,
और ये है यानी कि वो धांधली की निशानदही कर रहे हैं, वो प्री पोल रिगिंग की बात कर रहे हैं, वो इलेक्शन के साफ़ और शफाफ होने के हवाले से शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं, वो टेक ऑन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ को। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा यकीन है और मुल्क साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है और मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतमाद है कि वो शफाफ इलेक्शन कराएगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बन जाएगी। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि जरदारी साहब को कहीं कोई बात, वो क्योंकि आपको पता है इनकी जमात ने उनको इख्तियार दिया था कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगें जी, या तो जरदारी साहब को किसी ने कह दिया कि तो आपको ये हिस्सा मिल जाएगा, जरदारी साहब उस पर मुतमईन हो गए और इलेक्शन की लेजिटिमेसी के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं उसको ज़ाइल करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और शायद बिलावल भुट्टो जरदारी है, शायद ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, शायद ये जो है वो एक नूरा कुश्ती का वो नहीं है, लेकिन लगता है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है इसमें कि बिलावल जो है वो ये वाकई समझते हों कि अगर मुझे पीटीआई के वर्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो मकनातीस और लोहे के दरमियान फासला कम होगा तो मकनातीस लोहे को खींच पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो जितना वो सोच रहे हैं कि मैं पीटीआई के नैरेटिव के करीब जाऊंगा, अगरचे मैं पीटीआई के साथ खुल्लम खुला उसका इजहार नहीं कर सकता वरना मैं उधर से बैड बुक्स में आ जाऊंगा, लेकिन मुझे उनके बयानिए के कहीं ना कहीं बहुत करीब जाके उनके लोगों को अपनी तरफ खींचना है। समहाउ ये स्ट्रेटजी उनकी हो सकती है। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा क्या कहती हैं? उन्होंने कहा आसिफ जरदारी के बयान की तायद करते हैं। वो कहती हैं कि आसिफ जरदारी का बयान अहम है, नून लीग अगले इलेक्शन से मुतल्लिक आसिफ जरदारी के बयान की तौसीक करती है। आसिफ जरदारी अगला इलेक्शन शफाफ होता देख रहे हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन पर भी एतमाद है। मरियम औरंगजेब साहिबा तो नवाज शरीफ की और नून लीग की तर्जुमान है, ये आसिफ जरदारी साहब की तर्जुमान कहाँ से बन गई? लेकिन एक बात कही है बिलावल ने एक बात ये बड़ी दिलचस्प की है कि हमारी पार्टी वो होगी वो जिस पलड़े में अपना वजन डालेगी वो हुकूमत, हम जहाँ जाएंगे वो हुकूमत बनाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और पीएम भी ज्यादा होगा। लेकिन अच्छा पीएम जियाला ये तो बार बार वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, लेकिन ये अब जाहिर है कि एक अलग सी बात है। अब आ जाते हैं, देखें ये तो जाहिर है कि लड़ाई और इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। एक वाज़े तकसीम जो है वो उनकी सोच में मौजूद है। आमिर इलियास राना साहब ने एक गुफ्तगू फरमाई है और वो गुफ्तगू पाकिस्तान की में जो इस वक्त ये सियासी लड़ाई और जिस सूरत में है इशारा ये करती है, देखें बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पहले सुन लें वो क्या बात कर रहे हैं, फिर मैं आई कमेंट, बिकॉज जो वो कह रहे हैं बड़ा सीरियस और बड़ा संजीदा है। ये भी जो आज हो रहा है ये छुप के नहीं हो रहा। देखें उन्होंने आसिफ मुनीर साहब को लगाया, वो किसी शहबाज शरीफ ने नहीं लगाया, वरना बाजवा साहब की एक्सटेंशन भी हो जाती है। ये मैं दावे से कह रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है 200%। और जो हालात थे उस वक्त तो नहीं, उन्होंने ऑफर की जी और फिर बड़े भाई ने बिठाया, पहले कतर से वापस बुलाया, लंदन बिठाया और फिर कहा कि कोरोना होना चाहिए। जब तक फाइल साइन नहीं होती उन्होंने नहीं मिलने दिया किसी को शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ वजीर आजम उन्हीं की वजह से बने और आर्मी चीफ बहरहाल नवाज शरीफ के, लेकिन नवाज शरीफ ने पहले भी आर्मी चीफ लगाए थे। इसका कहने का मकसद ये नहीं है कि आइंदा हालात वो क्या होंगे जब वो अब 2 दिन बाद सुप्रीम हाई कोर्ट में पेशी है। मेरे साहब में तो वो 2-2 घंटे की मार है एक्चुअली, तो वो पेशियां मगर हेवन फील्ड में तो ऐसे ही है। लेकिन अल अजीजिया को थिक रीड है, उसके ऊपर अभी उस पर एक फैसला होना है। जो अगेन आसिफ सईद खोसा ने लिखा कि अपील के वक्त इनके बयानात जो अरशद मलिक साहब के हैं ना फ्रंट वगैरह, तो ये केस वापस भी हो सकता है, वापस रिमांड भी हो सकता है। ये भी जो देखें ये बड़ी जो है ना वो गुफ्तगू जो फरमाई है, एक बात 2-4 चीज़ें इससे लगती हैं पता। एक ये कि जो पाकिस्तान में सियासी लड़ाई है, जो इमरान खान का आउस्टर है, जो इमरान खान का निकाला जाना है, वो समहाउ बहुत बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के हुसूल की लड़ाई थी। सही। बाजवा साहब कोई गेम कर रहे थे, कोई 76 लॉन्ग कोर्स के लोग, बाकी बहुत सारे लोग। देखें ये तो तयशुदा बात है ना कि आप जिस भी इदारे में जाते हैं आपका ख्वाब होता है ख़ुद को टॉप पे देखने का। सही, बिल्कुल ऐसे ही। काकूल एकेडमी में कौन सा ऐसा वो होगा जो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे वहाँ पर हो,
पास आउट करे, चीफ ना बनना चाहता, पास आउट करे और वो कहे कि जनाब मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं कैप्टन रिटायर हो जाऊँ, या कोई कहे मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है, एम ये है कि मैं मेजर रिटायर हो जाऊँ। वह हर शख्स यही सोचता है ना, देखें। लेकिन ये जो उसके लिए ये सियासी ये सारा काम हुआ, और फिर इसमें एक और अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जो ये बता रहे हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया था। नवाज शरीफ साहब वाज नो वन एट दैट टाइम, मुजरिम थे, इश्तिहारी थे। तीसरा उन्होंने वो उस खबर का भांडा फोड़ा इसमें कि जो कोरोना की खबर आई थी शहबाज शरीफ साहब 2 मरतबा हुआ था कि वो वापस आए हैं और उन्होंने ख़ुद को करंटीना कर लिया है। हाँ, 2 दफ़ा किया उन्होंने, तो वो भी बड़े भाई के कहने के ऊपर वो हुआ था। बहरहाल बीमारी के माहिर वही हैं। बहरहाल ये क्लेम करना एक ऐसे वक्त में जब आप साथ में ये भी एक ही सांस में आप ये बात भी कह रहे हो कि जैसे आप एहसान जितला रहे हैं, और उसी सांस में आप ये दावा भी कर रहे हैं कि मियाँ साहब के केसेस 2 घंटे की मार है। ये बड़ा पीपल स्टार्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। ये जो पब्लिक डोमेन में ये सब कुछ आया हुआ है और ये सारा हुआ, देखें इस मुल्क ने बहुत सफ़र कर लिया एंड पीपल शुड ग्रो अप। और अब इस चीज़ को पुट इट टू अ रेस्ट। चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो आम लोगों के लिए ख़राब हो चुकी हैं। तो नवाज शरीफ साहब अपनी क्या गेमें करना चाहते हैं, कितना मज़ीद, और एक बड़ा दिलचस्प, बहुत सारे लोगों ने फीडबैक भी दिया, नेगेटिव पॉजिटिव हर किस्म का फीडबैक आया। मैंने शहबाज राना साहब का इंटरव्यू किया। देखें कोई भी बंदा होता है ना, उसकी जितनी कैपेबिलिटी है वो फर्स्ट फ्यू डेज़ इन ऑफिस आपको पता चल जाता है। सही। मियाँ साहब का 4था टर्म आने वाला है। उसमें ना शहबाज राना साहब ने उस इंटरव्यू से पहले, वो भी मैंने इंटरव्यू में बात दोहराई उनकी, उन्होंने एक बात बड़ी दिलचस्प की थी। मैंने उनसे पूछा ना कि मियाँ साहब के पास क्या प्लान ऑफ एक्शन है। मियाँ साहब कोई तो पॉलिसी लेके आए होंगे। पाकिस्तान कौन शख्स होगा जो इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सी पे पूरी याद आ गई, कौन इक़्तिदार की कुर्सी पे जाके बैठेगा इस वक्त जब पाकिस्तान बदतरीन सूरत हाल में, और आपको पता है कि आप पब्लिक सपोर्ट से भी नहीं आ रहे, आपके पास ऐसा कोई फार्मूला भी नहीं आप अवामी ताकत से भी नहीं आ रहे, लोगों में आपकी मकबूलियत का लेवल नहायत कम है। अगर आपके पास कोई मौशी प्लान ऑफ एक्शन भी नहीं है, पाकिस्तान की मईशत को गिरदाब से निकालने का कोई कुलिया, कोई नुस्खा, कोई हल मौजूद नहीं है, आप अगर बैठेंगे वो फूलों का बिस्तर नहीं होगा, वो कांटों वाली कुर्सी होगी, चुभेगी, बड़ा तकलीफ़ करेगी जब आप बैठेंगे। लोगों के कोसने बद्दुआएं लेना बहुत एक बात है जो कोई भी नहीं चाहता होगा कि वो करे। तो मैंने कहा ये तो मियाँ साहब तो जा रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं कुर्सी की तरफ जनाब, उनकी वॉक नज़र आ रही है। वो आपको पता है कि जब एवन फील्ड डिपार्टमेंट से निकलते थे सामने वो गुफ्तगू कर रहे होते थे शहबाज शरीफ, तो ऐसे थोड़ा सा दूर से ना वो एक बादाम अपने मुँह में फेंकते थे और पीछे वो बादाम चबाते रहते थे। वैसे भी वो जो हमदुल्ला मुहिब के सामने भी उन्होंने ड्राई फ्रूट्स रखे थे, वो उनका खासा है, बड़ा वो खाबे शाबे ये वो ना मामलात बड़े वो हैं उनके। तो मियाँ साहब ये खुद एतमादी कहाँ से आती है, ये वाला कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये तो हमें पता है कि नून लीग कहती है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक नशा है। हाँ, वो नशा है तो पता था कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, क्योंकि नशा तो दूसरों को होता है ना जी। तो मियाँ साहब का कॉन्फिडेंस किसी नशे की वजह से नहीं है, वो किस वजह से? और कहा कि देखें वो मामला ये है, देखें ये आप क्या सोच रहे हैं कि मियाँ साहब कोई बहुत बड़ी चीज़ लेके आए हैं जो उनका कॉन्फिडेंस है। आपको ये कैसे लगता है कि एक बंदा जिसकी उम्र 25 दिसंबर को 74 साल हो जाएगी, वो अपनी ज़िंदगी के 75वें साल में कुछ ऐसा करेगा जो पहले 74 साल में उसने नहीं किया? से चेंज्ड गए वो वही करेंगे जो 74 साल से कर रहे हैं। वो एमनेस्टी देंगे, वो ये कहेंगे कि इंडस्ट्री लगानी है, हम पैसा का नहीं पूछेंगे कहाँ से आए, पैसे ले आओ बस दे दो थे लाओ। असल चीज़ ये है कि इक़्तिदार में आना ज़्यादा कोई भी जो नवाज शरीफ साहब वाला तरीका है, जो मरीम नवाज़ ने एक्सप्लेन किया था नदीम मलिक के इंटरव्यू में कि हमें वो तरीका आता है लेकिन हम वहाँ से नहीं, जो उन्होंने वही वाला मरीम नवाज़ की टेक्स्ट बुक वाला शॉर्टकट तरीका जो है वो इस्तेमाल उन्होंने किया है। वो तरीका इस्तेमाल करके पावर में तो कोई भी आ सकता है। लेकिन एक बात है मुगल साहब, इस मुल्क में हुकूमत सिर्फ वो चला सकता है जो मुल्क की मईशत सनत का पहिया चला सकता है। बिल्कुल ऐसे। जो मईशत नहीं चला सकता, जो सनत का पहिया नहीं चला सकता, जो ज़राअत का शोबा नहीं चला सकता, जो सरमायाकारी नहीं ला सकता, जो नौकरियां नहीं दे सकता,
जो इंक्रीमेंट्स नहीं दे सकता, जो अच्छा बजट नहीं दे सकता, जो इस वक्त अच्छी मौशी पॉलिसी नहीं दे सकता, आई एम सॉरी, वो आ तो सकता है। हुकूमत कांटों वाली कुर्सी है, इसकी तरफ जा रहे हैं जो भी जा रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।